नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। 7 का समीकरण आप देख रहे हैं और समीकरण समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब नई सरकार के बनने में वक्त बहुत कम बचा है। देश के सबसे बड़े सूबे में चुनावी संग्राम का शंखनाद हो चुका है और तेजी से गर्माते सियासी माहौल के बीच एबीपी गंगा एकदम नए तेवर और कलेवर में चुनावी खबरों का पूरा लेखा जोखा आपको दिखा रहा है। खबरों की धार रफ्तार वही है, खबर दिखाने का अंदाज जरूर बदला है। ये बदला है, हम आपको बताएंगे कि कौन किस पर गरजा, कौन किस पर बरसा, मौके पर चौका किसने मारा और वार पर पलटवार किसने किया। तो चुनाव से जुड़ी कोई खबर छूटेगी नहीं, सियासी हलचल पर हमारी कवरेज रुकेगी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी चुनाव का सबसे बड़ा रण, 7 का समीकरण। सात का समीकरण में आज सबसे पहले बात समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की, जो इन दिनों तेजी से अपनी पार्टी का विस्तार करने में जुटे हैं और अपनी इस मुहिम में वो सबसे ज्यादा नुकसान मायावती की बहुजन समाज पार्टी को पहुंचा रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव लगातार समाजवादी पार्टी के कुनबे को बढ़ाने में जुटे हैं। हर दिन किसी न किसी पार्टी का कोई नेता सपा में शामिल होता जा रहा है। इसी कड़ी में आज एक बार फिर लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में बसपा के 4 और भाजपा के एक नेता ने सपा का दामन थामा, जिसमें दिव्या गंगवार, चौधरी प्रदीप सिंह पटेल, रविशंकर गंगवार, वीरेंद्र कुमार गंगवार बसपा से सपा में शामिल हुए, जबकि हरिओम उपाध्याय भाजपा में थे और अब इन्होंने सपा का दामन थाम लिया। वहीं अखिलेश यादव की मौजूदगी में ही समाजवादी पार्टी का इत्र लॉन्च किया गया। इत्र के पैकेट पर अखिलेश यादव की फोटो लगी है, नीचे समाजवादी पार्टी लिखा है। पार्टी के एमएलसी पम्मी जैन के मुताबिक इस इत्र में 22 इत्रों का मिश्रण है और इस दौरान अखिलेश यादव ने नोटबंदी के मुद्दे पर भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किनका ठिकाना क्या था, क्या नया है। उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उत्तर प्रदेश को 4.5 साल में पीछे कर दिया, बर्बाद कर दिया। हमारे व्यापारी लोग बैठे हैं, इनसे पूछिए व्यापार की क्या हालत है। व्यापारियों ने आत्महत्या की है, छात्र नौजवानों ने आत्महत्या की है, किसान ने आत्महत्या की है। कोई जवाब है सरकार के पास कि किसानों ने जहां आत्महत्या की हो, व्यापारियों ने बड़े पैमाने पर आत्महत्या कर ली? कोई जवाब है सरकार के पास? ये सभी संस्थाओं को ध्वस्त करने का काम कर रही भारतीय जनता पार्टी। इनके फैसले संस्थाओं को खत्म कर रहे हैं। इसलिए 22 में बदलाव होकर के रहेगा। मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे समाजवादी पार्टी के एमएलसी पम्मी जैन, उनके प्रयास से, उनकी टीम के प्रयास से एक बहुत अच्छा परफ्यूम बनाया है और जैसा कि उन्होंने कहा, जो महकते हुए जाएंगे उन्हें समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा याद दिलाते हुए जाएंगे। और अब बात यूपी में होने वाली चुनावी रैलियों और जनसभाओं की। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने अभियान के तहत आज बदायूं और शाहजहांपुर पहुंचे। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार यूपी के हर जिले का दौरा कर रहे हैं और विकास योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बदायूं और शाहजहांपुर के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी ने बदायूं में 1127 करोड़ रुपए की और शाहजहांपुर में 269 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि नया उत्तर प्रदेश आपके सामने है, अब सबके विकास के लिए काम हो रहा है, जबकि 2017 से पहले ऐसा नहीं होता था। ये नया भारत है, जिस नए भारत में गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए शासन की योजनाओं को पूरी ईमानदारी के साथ लागू करने का कार्य हो रहा है। यानी नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आज आपके सामने है। ये नए भारत के इस नए उत्तर प्रदेश के साथ आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं।
शाहजहांपुर से पहले सीएम योगी ने बदायूं में 1328 करोड़ रुपए की 369 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम ने लाभार्थियों को सम्मानित किया और उन्हें चेक बांटे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, साथ ही विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों ने किसानों का शोषण किया, उस वक्त गुंडे किसानों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, लेकिन भाजपा सरकार ने किसानों को किसान सम्मान निधि दिया, जिसका किसानों को बड़ा फायदा मिला। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ किसानों को नहीं मिल पाता था। ये सभी योजनाएं 2017 के बाद किसानों के लिए आती भी गई। आज प्रदेश के अंदर 2,46,00,000 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में सालाना 6,000 रुपए प्राप्त कर रहा है। कोई भेद नहीं कहां का किसान है, किस जाति का है, किस मत का है, किस मजहब का है, ये भेद नहीं। अगर प्रदेश का अन्नदाता किसान है, किसान किसान है, उस किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलना ही चाहिए। और आज प्रदेश के अंदर 2,46,00,000 किसानों को इस सुविधा का लाभ प्रदान किया जा रहा है। और आज कई दिनों के बाद बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती मीडिया से मुखातिब हुई, जहां पर उन्होंने 2022 के चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए अपने विरोधियों, खास तौर पर भाजपा पर तीखा हमला बोल दिया। यूपी विधानसभा चुनाव में भले ही करीब 4 महीने की देरी हो, लेकिन सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कहीं जनसभा के जरिए विरोधियों पर वार, तो कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निशाना साधा जा रहा है। जो सत्ता में है वो अपने कामों का बखान कर विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं, और जो विपक्ष में है वो सत्ता पक्ष पर जनता से किए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदायूं और शाहजहांपुर में जनसभा कर अपनी सरकार के कामों को गिनवाया, तो लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि ये जनता को लुभाने के लिए नाटक कर रहे हैं। दो 2,61,00,000 परिवारों को एक शौचालय उपलब्ध करवाया गया। 43 लाख गरीबों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक आवास उपलब्ध कराया गया। 1,43,00,000 लोगों को प्रदेश के अंदर निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। ये विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाने का मतलब इतने परिवारों तक बिजली पहुंचाने के लिए विद्युत का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया। प्रदेश की जनता को हर प्रकार से लुभाने व वर्ग लाने आदि का जबरदस्त नाटक शुरू हो गया है। जबकि इस मामले में सच्चाई ये है कि केंद्र व यूपी की भाजपा सरकार ने पिछले 1.5-2 महीनों में जो यहाँ अनगिनत व थोक में भरमार घोषणाएं, शिलान्यास एवं अध कच्चे कार्यों के उद्घाटन व लोकार्पण आदि किए हैं, तो इनका ये सिलसिला ऐसा लगता है कि इलेक्शन घोषित होने तक ये लगातार जारी रहेगा। तो ये सब इनकी इस बार विधानसभा चुनाव में होने वाली हार को काफी कुछ दर्शाता है। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री और बस्ती लोकसभा के सांसद और बिहार प्रदेश के प्रभारी हरीश द्विवेदी ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जब पूरा प्रदेश कोरोना से पीड़ित था तो अखिलेश यादव विदेश में रहकर आराम कर रहे थे। यूपी की जनता जानती है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार किसने किया। देखिए वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि उन्होंने और उनके परिवार ने कितना भ्रष्टाचार किया है। पूरे कोरोना काल में जब पूरे उत्तर प्रदेश की जनता करा रही थी, परेशान थी, तो वो लंदन में अपने परिवार के साथ मौज मस्ती कर रहे थे। इस नाते उनके टिप्पणी पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। उत्तर प्रदेश की जनता ये समझ रही है कि भ्रष्टाचार किसने किया किसने नहीं किया है।
और अब बात यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कानपुर को मिलने जा रही बड़ी सौगात की, जो हो सकती है भाजपा का बड़ा दांव। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कानपुर को मेट्रो ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। बुधवार 10 नवंबर यानी कि कल से कानपुर मेट्रो का ट्रायल रन शुरू होने जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कानपुर में मौजूद रहेंगे और मेट्रो डिपो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाएंगे। कानपुर मेट्रो के ट्रायल रन के पहले यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने मेट्रो डिपो जाकर ट्रायल रन की तैयारियों का निरीक्षण किया था। यूपी सरकार की कोशिश है कि ट्रायल रन पूरा होने के बाद इसी साल 31 दिसंबर तक कानपुर के लोगों को मेट्रो सेवा की सौगात दी जाए। मेट्रो कानपुर की बनकर लगभग तैयार है। इसका ट्रायल रन 10 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सुबह 10 बजे यहाँ पर किया जाएगा। 31 दिसंबर तक हमारा लक्ष्य है कि इसको प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि ट्रायल रन के बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के कुछ कंसर्न्स होते हैं, उसका पूरा प्रोसीजर होता है उसको करने के लिए, लगभग उसमें 1.5 महीना। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें जमाने के लिए कांग्रेस ने अब युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए आज ये बने यूपी की आवाज कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके लिए पार्टी जिला स्तर पर प्रवक्ताओं को नियुक्त करेगी, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी ने हर जिले में प्रवक्ताओं की नियुक्ति के लिए परीक्षाएं आयोजित करवाने का फैसला किया है। इसमें पास होने वाले लोगों का बाकायदा इंटरव्यू होगा और चुने हुए लोगों को जिला प्रवक्ता और कोऑर्डिनेटर पद पर तैनात किया जाएगा। कांग्रेस की योजना है कि इस कार्यक्रम के जरिए जनता, खासतौर पर युवा, पार्टी से जुड़कर अपने जिले की आवाज को बुलंद करें। इसके लिए सबसे पहले लखनऊ मंडल के जिलों में परीक्षा आयोजित होगी, जिसकी शुरुआत 15 नवंबर से उन्नाव में शुरू होगी, जबकि 16 नवंबर को लखनऊ, 17 नवंबर को सीतापुर, 18 को हरदोई, 19 नवंबर को लखीमपुर और 20 नवंबर को रायबरेली में परीक्षाएं कराई जाएंगी। दिल खोल करके सभी वर्गों का स्वागत करती है। जो भी कांग्रेस पार्टी से जुड़कर अपने क्षेत्र की, अपने जनपद की समस्याओं आदि से संबंधित आवाज बुलंद करना चाहता है, वह इस अभियान के तहत पार्टी का प्रवक्ता बनकर आवाज उठा सकता है। ये हमारा उद्देश्य है। चयन का आधार योग्यता, क्षमता, संपर्क करने की क्षमता होगी, जिसके लिए जनपदवार परीक्षा एवं साक्षात्कार, जिसके लिए जनपदवार रिटन और इंटरव्यू दोनों की व्यवस्था हमने की है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भगवान राम पर जो टिप्पणी की थी, उस पर अपनी ही सहयोगी पार्टी भाजपा के तीखे तेवर के बाद संजय निषाद ने पलटी मार दी है। भगवान राम पर दिए अपने विवादित बयान पर चौतरफा गिरने के बाद आखिरकार निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने माफी मांग ली है। संजय निषाद ने कहा कि भगवान राम और उनके निषाद राज दोनों उनके पूजनीय हैं और अयोध्या में बन रहे भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए निषाद समाज ने भी बहुत मेहनत की है। अपने बयान पर सफाई देते हुए संजय निषाद ने कहा कि उनके बयान को विरोधियों ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। हालांकि इस मुद्दे पर संजय निषाद के सहयोगी भाजपा नेता और डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि भगवान श्री राम के बारे में किसी भी तरह की विवादित टिप्पणी न तो वो सुन सकते हैं, न ही कुछ बोल सकते हैं। वो राम हमारे पूजनीय हैं और निषाद राम दोनों एक हमारे समाज के पूजनीय, पूरे देश के लोग। और प्रभु राम के उस राम मंदिर बनाने में हमारे लोगों ने बहुत योगदान दिया। कुछ लोग इस गठबंधन को लेकर और भारतीय राजनीति उसको तोड़ मोड़ को पेश कर रहे हैं। अगर कहीं समय व्यक्ति सब निकले हैं, मैं प्रभु श्री राम से क्षमा चाहता हूँ। कि मुझे लगता है कि आप या तो उनका बयान सुने नहीं, मैंने नहीं सुना। मैं समझता भगवान श्री राम जी और उनके बारे में किसी प्रकार की विवादित टिप्पणी मैं ना सुन सकता हूं और ना मैं उस पर कोई बोल सकता हूं। मैं इतना ही मानता हूं कि रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी ये दोनों गठबंधन का हिस्सा हैं और दोनों एकजुट रहेंगे और इस प्रकार के विवादित बयान मेरी जानकारी है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधते हुए कहा कि ओम प्रकाश राजभर मुख्तार अंसारी जैसे माफिया से सांठगांठ करके लीडर से डीलर बन चुके हैं। अनिल राजभर ने कहा कि मुख्तार अंसारी को चुनाव जिताने के लिए अखिलेश यादव अपनी सियासी बंदूक चलाने के लिए ओम प्रकाश राजभर के कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं।
अनिल राजभर ने ओम प्रकाश राजभर पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की वजह से ओम प्रकाश राजभर को एक बार सियासी हल्दी लग गई, लेकिन 2022 के बाद वो घर बैठ जाएंगे। देखिए, वो लोडर नहीं कहते हैं, लोडर भी कहते हैं, दूसरा लीडर शब्द भी जोड़ते हैं। लोडर और लीडर की बात करते करते खुद डीलर बन गए। पूरे राजनीतिक जीवन में एक बार विधानसभा जाने का अवसर मिला, एक बार सिर्फ। अब वो भी हमारे नेता अमित भाई शाह जी के आशीर्वाद से। पूर्वांचल में कहल जाला एक हिस्सा कि हल्दी लग गई एक बार, अब दोबारा हल्दी लगा के देखा मैं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्वांचल में चल रही भाजपा की तैयारियां दीपावली के बाद और तेज होने जा रही हैं, क्योंकि 12 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के रणनीतिकार अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाने वाले हैं। अमित शाह का यह दौरा कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि अपने वाराणसी दौरे में अमित शाह करीब 8 से ज्यादा बैठकें करने वाले हैं, जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। इसके अलावा वाराणसी दौरे पर अमित शाह वाराणसी के विधायकों की परफॉर्मेंस के साथ ही 2022 में टिकट दावेदारों पर विधायकों और मंत्रियों से चर्चा करेंगे। अमित शाह अपने वाराणसी दौरे पर भाजपा के सभी प्रकोष्ठों की बैठक करेंगे, जिसमें बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख, सोशल मीडिया टीम के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पूर्वांचल में उपजे नए जातिगत समीकरणों के लिहाज से अमित शाह सभी जातियों के नेताओं से भी जमीनी फीडबैक लेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 13 नवंबर को अमित शाह अखिलेश यादव का मजबूत किला माने जाने वाले आजमगढ़ में रैली भी करेंगे, जो पूर्वांचल में भाजपा के चुनाव अभियान का शंखनाद होगा। बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने यूपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा सरकार नहीं चाहती कि मुख्तार अंसारी किसी भी तरह 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ पाएं। आज मुख्तार अंसारी का बेटा उमर अंसारी जेल में बंद अपने पिता से मिलने बांदा जेल पहुंचा था, जिसके साथ मुख्तार अंसारी का वकील अनिमेश शुक्ला भी मौजूद था। हालांकि जेल अधिकारियों ने सिर्फ मुख्तार के बेटे उमर को ही मुख्तार से मिलने की इजाजत दी, जबकि मुख्तार अंसारी के वकील को नहीं मिलने दिया गया। आपको बता दें कि मुख्तार के वकील हाईकोर्ट में चल रहे एम्बुलेंस मामले में बातचीत करने के लिए बांदा जेल पहुंचे थे। विधायक जी से मिलने में मुलाकात टेलर साहब ने नहीं कराया। उन्होंने कहा कि शासन से कोई वकील नहीं मिल सकता, वकीलों को रोक लगा दी गई। सर, यहाँ पर तो जानकारी ये भी हुई ना कि मिलने की अथॉरिटी तो सभी को है। नहीं, ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं, सिर्फ उनके जो पुत्र आए उमर, उनसे उनको मिलने दिया गया। अच्छा, अंदर मिलने गए हुए हैं। हाँ, आपको नहीं मिलने दिया गया? हमको नहीं मिलने दिया गया। कहे कि वकील को वकालत करने की और अपने क्लाइंट से मिलने की आज़ादी नहीं है। जो मुलाकात हुई, जो औपचारिकता करनी थी और नियमानुसार जो हफ्ते में, सप्ताह में एक दिन 2 लोगों को मुलाकात अलाउ है। कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि आगामी चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां तो नहीं चल रही है कहीं। मतलब चुनाव को लेकर सरकार तैयारी कर रही है कि वो विधायक जी को ना चुनाव लड़ने दे, जिस प्रकार से उनको रोका जा सके रोके, लेकिन जनता फैसला करेगी। क्या आप लड़ेंगे चुनाव इस बार? बिल्कुल नहीं, मेरी उम्र नहीं है चुनाव लड़ने की।